हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट हमारा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल का चैप्टर 1 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर 1 है वो हमारा डीसी परिपथ का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट से रिलेटेड है। तो दोस्तों देखिए, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल में हमको पढ़ना क्या है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमें बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल को जो भी चीज़ें बेसिक होती हैं, जितनी चीज़ें बेसिक से इलेक्ट्रिकल में है हमारी, जैसे हमारा विद्युत क्या है, या फिर प्रतिरोध हुआ, ओम हुआ, या फिर प्रतिरोधों का संयोजन हुआ, किस प्रकार से घरों में जो है विद्युत को जो है हमारा वायरिंग की जाती है, या फिर अ, विद्युत को जो है किस मापक यंत्र से नापा जाता है, वोल्ट मीटर को और वोल्ट क्या कहते हैं, विभवांतर जो हमारा होता है किस चीज़ से हम नापते हैं, या फिर इन सब चीज़ों को जो हम बेसिक है इस डीसी परिपथ का अवलोकन में हम पढ़ेंगे, यानी कि ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट सर्किट, यानी ओवर डायरेक्ट करंट जो हमारा परिपथ है उसके अवलोकन के उसके ओवरव्यू के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है इंट्रोडक्शन में कि बिजली के आविष्कारों से मानव जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। अब जब बिजली विद्युत जो हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल नहीं था, हमारे पास इलेक्ट्रिक नहीं था, तो हम पहले कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते थे आप जानते हैं। तो बिजली के जब आविष्कार हुए तो उससे मानव जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा साधन है। विद्युत जो हमारा है ऊर्जा का बहुत बड़ा साधन है। इसका आविष्कार से कई अन्य आविष्कार को भी राह मिली। अब देखिए, जब विद्युत जो हमारा है इसका जब आविष्कार हुआ तो हमें बहुत से आविष्कार करने की जो हमें सीख मिली है ना। तो अब देखते हैं क्या है बिजली। अब देखिए, बिजली हमारे घर व दुकान को रोशन करती है। बिजली का जो उपयोग है परिवहन व संचार में करते हैं। बिजली का उपयोग परिवहन व संचार में करते हैं। बीमारियों के इलाज में किया जाता है। आज तमाम एक्सरे हुए, हमारे तमाम चीज़ें हुई। तो ये मान के चलें कि बगैर विद्युत के, बगैर हम इलेक्ट्रिक के अपने जीवन को हम जी नहीं सकते हैं आजकल, है ना। तो ये चीज़ें इसमें समझाई गई है। तो यहाँ पे लिखा गया कि अतः हम कह सकते हैं कि बिजली ने हमारे सुखों को कई गुना बढ़ा दिया है। इस आशीर्वाद के बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना लगभग असंभव है। जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, जिस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं आजकल, तो बगैर अगर ये विद्युत ना होता, अगर ये इलेक्ट्रिक ना होता, तो हम किस प्रकार से जीते आप जान ही सकते हैं। तो देखिए, विद्युत क्या है। अगर हम विद्युत के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल हम पढ़ रहे हैं, तो हमको जानना ही पड़ेगा कि विद्युत क्या है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए, स्थिर विद्युत हमारे यहाँ पे क्या दिया गया कि स्थिर विद्युत। अब देखिए, विद्युत जो हमारा था दो प्रकार का होता है। एक स्थिर विद्युत जो स्थिर रहता है, और एक गतिज विद्युत। तो स्थिर विद्युत में क्या है कि वह विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुँचाया जा सकता, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत समझ में आया बात ना, कि ऐसा विद्युत है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा नहीं सकते हैं, तो हमारा स्थिर विद्युत है। अब देखिए, स्थिर विद्युत उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अर्थात इससे कोई भी उपयोगी कार्य नहीं किया जा सकता है। ये देखिए, स्थिर विद्युत क्या है, इसको हम उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तब तक विद्युत धारा बहेगी नहीं। तब तक क्या होगा, जब तक क्या कहते हैं विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तब तक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये आप बातें समझते हैं कि घर्षण से उत्पन्न होने के कारण इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। अब देखिए, जो स्थिर विद्युत हमारा होता है ये घर्षण से उत्पन्न होता है। जैसे अभी मान लो आप बालों में कंघी, अब अभी बालों में कंघी की रगड़ से कपड़े पहनते समय कपड़ों में रगड़ से, अभी जैसे आप बाल है हमारे सर के, उसमें आप कंघी को रगड़िए तो किसी कागज़ के पास अगर उसको हम ले जाते हैं तो कागज़ उसकी ओर आकर्षित होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि स्थिर विद्युत जो होता है घर्षण से ही उत्पन्न होता है। तो स्थिर विद्युत हमारा जो होता है किससे उत्पन्न होता है, घर्षण से उत्पन्न होता है। तो हमारा यही क्या है, स्थिर विद्युत है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई है होगी, और हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, गतिक विद्युत, यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी।
गतिक विद्युत वह विद्युत है जिसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग होने वाले स्थान पर पहुंचाया जा सके। यानी जो हमारी गतिक विद्युत होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिसमें विभवांतर होता है, उसको हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अर्थात वह विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके गतिक विद्युत कहलाता है। तो आशा करते हैं गतिक विद्युत की जो डिफिनेशन हमारी है वो आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, यह विद्युत दो प्रकार का होता है। हमारा जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, गतिक विद्युत होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट करंट डीसी, जिसे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं ना, डीसी करंट। वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है, अर्थात समय के साथ स्थिर रहती है ना। तो कौन सी विद्युत कहलाती है, डायरेक्ट विद्युत कहलाती है। तो यानी डायरेक्ट विद्युत में क्या है, जो समय के साथ अपनी दिशा को नहीं बदलती है, यानी लगातार वो प्रवाह करती रहती है, वो अपनी दिशा को नहीं बदलती है। तो हमारी विद्युत कौन सी कहलाती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। तो अब जैसे देखिए, हमारी बैटरी हुई या फिर डीसी जनरेटर हुआ, तो इसी प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो हम क्या जनरेटर हमारा हुआ या फिर बैटरी जो हमारी होती है, चार्जर जो हमारे होते हैं, वो डीसी विद्युत ही उत्पन्न करते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी। तो ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा व मान को बदलती रहती है तथा यह प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, एसी कहलाती है। तो देखिए, जो हमारी घरों की लाइटें होती हैं, उसमें हमारी एसी विद्युत धारा बहती है। हमारे घर में पहुँचने वाली विद्युत एसी होती है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट होती है। इसमें समय के साथ साथ दिशा भी बदलती रहती है। भारत देश में एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अब यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि भारत देश में एसी की आवृत्ति कितना, जो हमारा एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो यहाँ से पूछा जा सकता है। 50 हर्ट्ज होती है। और देखिए, एसी विद्युत को इस प्रकार से हम दर्शाते हैं ना। अब देखिए, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं विद्युत धारा ज़्यादा है, फिर कम हुई, फिर ज़्यादा हुई, यानी कि समय के साथ क्या है, विद्युत धारा बदल रही है। जबकि डीसी विद्युत जो हमारी होती है, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, यानी कि वो एक ही दिशा में ऐसे चलती रहती है, समय के साथ उसका मान नहीं बदलता है। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए, मौलिक विद्युत राशियाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यहाँ पढ़ने की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि अभी जब हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे, जब थ्योरम पढ़ेंगे, कुछ इसमें जो प्रमेय दी गई हैं, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों का उपयोग है उसमें। कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वोल्टेज क्या होता है, धारा क्या होती है, इन सब चीज़ों का उपयोग हम करेंगे। अब उपयोग करके हम थ्योरम को सॉल्व करेंगे, सवालों को कुछ सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मौलिक विद्युत राशियों का पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। तो देखिए, पहला क्या है, वोल्टेज। इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो इकाई धनात्मक आवेश को, मान लीजिए कोई इकाई धनात्मक आवेश है, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ा, जो डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, वो उन दोनों बीच, वही क्या है, उन दोनों के बीच, उन दोनों बिंदुओं के, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। वोल्टेज का मतलब विभवांतर से होता है। तो कोई इकाई धनात्मक आवेश, मान लो क्यू जो है, क्यू प्लस इकाई धनात्मक आवेश है, उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ा, ये हमारा कार्य जो है वोल्टेज कहलाता है, ये हमारा कार्य जो है विभवांतर कहलाता है। अब देखो, विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट मापी में मापते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है, इसे वी से लिखते हैं, अर्थात VA माइनस VB बराबर W/Q। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वैद्युत परिपथ वोल्टेज या EMF विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का संख्यात्मक मान होता है। वैद्युत परिपथ वोल्टेज या EMF का वैद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का संख्यात्मक मान होता है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे किसी की परिभाषा दी जा रही है, वैद्युत परिपथ वोल्टेज जो होता है, हमारा जो वैद्युत परिपथ वाला वोल्टेज होता है, या फिर जिसको हम EMF कहते हैं,
वो विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ। देखिए विभवांतर कैसे उत्पन्न हुआ, कोई इकाई धनात्मक आवेश था, उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ा, वही हमारा क्या किसमें बदल गया, विभवांतर में, वही हमारा बदल गया। अब देखिए विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर में जब बदल गया ये चीज़, अब जो यही इसका जो संख्यात्मक मान है वही हमारा क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो देखिए अब बीमा क्या होती है, ML2 T-3 I-1, ये क्या होती है, वोल्टेज की बीमा होती है। अब देखिए यहाँ पे समझाया गया है कुछ चीज़ें, जैसे कोई धनात्मक आवेश था, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक लाया, फिर यहाँ से यहाँ तक लाया, फिर यहाँ तक ले गए, तो यही जो हमारा क्या हुआ, यही हमारा विभवांतर हुआ, यही हमारा कार्य हुआ। तो जो हमने यहाँ पे समझाया वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब देखिए डीसी स्रोत जो होता है, डायरेक्ट करंट का जो स्रोत होता है, उसको इस प्रकार से दिखाते हैं, यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब एसी का जो स्रोत होता है वो इस प्रकार से, सर्किट में जब हम स्रोत को दिखाते हैं तो एसी वाले स्रोत को इस प्रकार से दिखाते हैं और डीसी वाले स्रोत को सर्किट में इस तरीके से दिखाते हैं। देखिए अभी तक आपने यदि कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा, क्या कहते हैं, प्लस माइनस और यहाँ पे कोई प्रतिरोध है और फिर इसके बाद ऐसे करके ऐसे, है ना, ये प्लस था माइनस था, यहाँ पे कोई प्रतिरोध मान लीजिए आर है, यहाँ पे एम्पियर की धारा बह रही है। तो इस प्रकार के जब न्यूमेरिकल होते थे प्रतिरोधों का संयोजन में, इसके पहले यदि आपने पढ़ा है तो इस प्रकार से देखिए एसी करंट को इस प्रकार से दिखाया जाता था, तो ये वही चीज़ आपको दिखाया गया है। और डीसी मतलब डीसी करंट को इस प्रकार से दिखाया जाता था, एसी करंट को इस प्रकार से हम सर्किट में दिखाते हैं। तो वोल्टेज स्रोत के संकेत चिन्ह यही चीज़ है। तो दोस्तों देखिए आशा करते हैं यहाँ तक जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा, और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अपनी अगली परिभाषा की तरफ। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आपको पता है कि आवेश का जब प्रवाह होता है तो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब आवेश का प्रवाह होता कब है, देखिए जब तक वोल्ट क्या होता है हमारा, जो हमारा कहते हैं नहीं 440 वोल्ट का करंट लगा, तो जब तक वोल्ट उत्पन्न नहीं होगा, यानी विभवांतर जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ आवेश के प्रवाह से केवल धारा उत्पन्न नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, वोल्ट विभवांतर का भी उत्पन्न होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह तभी होगा जब विभवांतर, विद्युत धारा तभी उत्पन्न होगी जब हमारा विभवांतर उत्पन्न होगा उसमें। तो हम जैसे देखो कि कहते नहीं, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो जब यहाँ पे वोल्ट जो होता है, विभवांतर जो होता है, जब तक वो नहीं उत्पन्न होगा तब तक धारा उत्पन्न नहीं होती है। आवेश प्रवाह होता ही है क्यों ना ही। अब देखिए आवेश का, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। अब देखिए यहाँ पे I बराबर Q/T, देखिए यहाँ पे क्यों आवेश है, टी जो समय है, यानी कि आवेश प्रवाह की समय दर को I यानी विद्युत धारा कहते हैं, वही चीज़ लिखा गया है सूत्र के रूप में। तो इसका जो सही मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो अब देखिए 1 एम्पियर की यहाँ से परिभाषा देख लीजिए। अब देखिए ये सब छोटी छोटी परिभाषाएँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है और इनको समझना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आप बेसिक आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का बेसिक आपको, विद्युत का बेसिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यदि 1 कूलम्ब आवेश को 1 सेकंड तक किसी परिपथ में प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अब 1 कूलम्ब कोई आवेश मान लो है, उसको 1 सेकंड तक कोई परिपथ मान लो है ना, इस प्रकार से कोई परिपथ है। अब 1 कूलम्ब आवेश है इसमें, और 1 सेकंड तक अगर इसमें प्रवाहित किया जाए 1 कूलम्ब आवेश को 1 सेकंड तक, तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो 1 एम्पियर की धारा कहलाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अगले, इसमें नोट पॉइंट जो है, देखिए क्या क्या नोट पॉइंट है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज अप्लाई करने पर चार्जेस का प्रवाह होता है। तो हमने आपको बताया नहीं कि जब तक आप विभवांतर उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक आवेश का प्रवाह भी नहीं होगा। चार्ज के लगातार प्रवाह के कारण ही परिपथ में धारा बहती है। आवेश के लगातार प्रवाह के कारण परिपथ में धारा बहती है। तो जब तक देखो विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा, वोल्टेज नहीं उत्पन्न होगा, तब तक आवेशों का प्रवाह नहीं होगा, यानी आवेश आगे बढ़ेंगे नहीं। तो जब आवेश आगे नहीं बढ़ेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ से क्या तात्पर्य निकलता है कि वोल्टेज का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। किसी परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए वोल्टेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक नोट पॉइंट हमारा ये हो गया।
अब सेकंड नोट पॉइंट क्या है कि बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। अब देखिए बाहरी परिपथ में, जैसे मान लो कोई परिपथ इस प्रकार से अगर हमारा बना है, तो इधर जो बाहरी परिपथ है, इसका जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है बैटरी, ये मान लो बैटरी हमारी लगी यहाँ पे, बैटरी के नेगेटिव, मान लो धन टर्मिनल है, नेगेटिव वाला टर्मिनल है ना, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है बाहरी परिपथ में। यानी जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से धन की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, यहाँ से होते हुआ धन की ओर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाएगा। तो वही कह रहा है कि बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। अब परिपथ है, इसमें अगर इसमें हमको विद्युत धारा मापना है तो एमीटर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बहुविकल्पी का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एक बन सकता है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हमारा एमीटर है। तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो देखिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, I²RT/T। तो यहाँ से टी से टी कट जाएगा, तो पी बराबर आएगा I²R जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो है जूल पर सेकेंड इसका मात्रक हो गया विद्युत शक्ति का, और एसआई यूनिट जो होगी वाट होगी। तो और देखें यहाँ पे 1 जूल बराबर होता है 1 वाट पर सेकेंड। 1 जूल बराबर क्या होता है 1 वाट पर सेकेंड। और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट या फिर 10⁻3 किलोवाट। अब देखिए इसे एक कैसे हमने निकाला, 1 जूल बराबर क्या होता है 1 वाट पर सेकेंड। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, इसमें 10⁻3 से गुणा कराएंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 वाट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 मेगावाट, अब 10⁻6 होता है 1 मेगावाट, तो यहाँ पे अगर 10⁻3 से गुणा करा देंगे तो 10⁻6 हो जाएगा या फिर 10⁻3 किलोवाट होगा, तो वही 1 मेगावाट होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को कीजिए लाइक। और बढ़ते हैं अपने हम अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी परिपथ में विद्युत का कुल व्यय ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। कोई परिपथ है हमारा, उसमें विद्युत का कुल व्यय ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यदि मान लीजिए कोई परिपथ हमने बनाया इस प्रकार से, प्लस और माइनस करके, माइनस प्लस, इस प्रकार से हमने कोई परिपथ यदि बनाया है, तो इसमें जब जो विद्युत है उसका जो व्यय होगा, आई मान लीजिए विद्युत है, अब इसका जो व्यय होता है, कितनी धारा हमें, मतलब कितनी धारा खर्च हुई, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में वह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वह ऊर्जा जो होती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है। कुल शक्ति वह बराबर क्या होता है I²RT/जूल। अब विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा P×T, यानी P × T जूल। तो ये हमारा क्या होता है विद्युत ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो और मात्रा क्या होता है जूल होता है। तो ये ऐसा करते हैं, यहाँ तक छोटी छोटी जो परिभाषाएं थी यहाँ तक आपको समझ में आया है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।